नमस्कार, दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम विशेष चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम जिस वातावरण में रहते हैं उसे प्रकृति के नाम से जानते हैं और इस प्रकृति में पेड़ पौधे, जीव जंतु और पशु पक्षी उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि मानव जाति रखती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब के बीच में सामंजस्य से ही हमारा जो इकोसिस्टम है वो मजबूत बनता है। लेकिन आज की जो हमारी आधुनिक जीवन शैली है उससे हमारा इकोसिस्टम काफी प्रभावित हो रहा है और इसका परिणाम यह है कि हमारे आसपास के ऐसे कई जीव हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है। गौरैया भी एक ऐसा ही पक्षी है जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। गौरैया संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों और यहाँ पर आने वाले पर्यटकों ने प्रकृति के संरक्षण के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए और वानिकी के बारे में हमसे विचार साझा किए हैं। आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। घरों के आसपास दिखाई देने वाली गौरैया अब मुश्किल से नजर आने लगी है। बढ़ती आबादी और पर्यावरण को हुए नुकसान के कारण इस प्रजाति की संख्या में तेजी से कमी हो रही है। पहले घरों के आसपास पेड़ पौधों की भरमार होती थी, लेकिन आधुनिकीकरण से इनकी संख्या कम हुई है और इस कारण गौरैया जैसे पक्षी विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं। केवलादेव आए पर्यटकों का कहना है कि मानव समाज की वजह से ही गौरैया पर संकट खड़ा हुआ है। बर्ड्स कम हो रहे हैं बिकॉज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ग्रीनरी खत्म हो रही है तो बर्ड नहीं आएंगे। गौरैया खत्म होने का रीजन सिर्फ एयर कंडीशनिंग है, क्योंकि उनको घर के बाहर अगर जगह मिलती है, वहाँ गर्मी है, दे कैन नॉट सर्वाइव। तो गौरैया तो खत्म हो जाएंगी बिल्कुल ही। उसके लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं कि इनको सर्वाइव, इनका सर्वाइवल कैसे हो, ये सोचना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ द डेवलपिंग इंडस्ट्रीज हो गई सारी, जो भी आसपास की हमारी बिल्डिंग्स इतनी सारी है, तो इनको हैबिटेट नहीं मिलता है। एंड इवन बर्ड्स लाइक कबूतर होते थे, स्पैरोज होती थी, स्पैरोज तो अब दिखना ही बंद हो गई है। तो हमें स्पेशली बर्ड सेंचुरी जाना पड़ता है दूर दूर से देखने के लिए कि बर्ड्स जो पहले हमें ईजिली मिल जाती थी तो वो अब नहीं दिखती हैं, तो इसलिए हमें इधर आना पड़ता है। आप उनके लिए फूड का अरेंजमेंट करिए, उनके शेल्टर्स का अरेंजमेंट करिए। घर के अंदर या फिर बड़े बंगलोज हैं या फिर किसी के आज मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स हैं, और कोशिश करिए, प्रमोट करिए कि अपने यहाँ पर हम उसको चुगने के लिए दाना दें, चुगने इनवाइट करें। आप जब तक इनविटेशन ही देंगे उन गेस्ट को तो आएंगे कैसे? तो आपको बेसिक होना चाहिए, आप उनको इन्वाइट करिए फर्स्ट, वो डेफिनेटली आएंगे। नेचर हमारा बड़ा सराउंडेड है, आप नेचर को जितना पास बुलाएंगे ना, नेचर 100% आएगा। लेकिन हमारा दुख दर्द यही है कि हम अपने जीवन कार्यालय में इतने बिजी रहते हैं कि हम उस नेचर से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तो फर्स्ट हमें कनेक्ट होना चाहिए, चाहे वो पानी हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो जानवर हो। हम जितना कनेक्टेड फील करेंगे, डेफिनेटली ये सब चीजें हमारे साथ कनेक्ट होगी। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि यह पक्षी घरों के आसपास ही अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन शहरों में बनती बड़ी इमारतों के चलते अब शहरों में यह चिड़िया दिखाई नहीं देती है। हमें इन्हें बचाने के लिए उपाय करने होंगे। उनका कहना है कि गांव में भी शहरी आवास बढ़े हैं, लेकिन वहां हरियाली अभी भी मौजूद है। इस कारण वहां गौरैया देखी जाती है, लेकिन शहरों में पेड़ पौधों की कटाई लगातार हो रही है, जिस कारण चिड़िया को पर्याप्त हरा भरा वातावरण नहीं मिल पा रहा है। आज भी यहाँ पर हमारे ऑफिस, हमारे घर के पास कम से कम 8 से 10 फैमिलीज हैं हाउस पैरोज की, जो अभी भी घोंसला बनाती हैं। तो ये बहुत छोटी सी बातें होती हैं जो हमें अपने ध्यान में रखनी होती हैं। एक छोटा सा घर का डिज़ाइन हमारा कितना अच्छी तरीके से ये डिफ़ाइन कर सकता है कि वहाँ पे कितनी स्पीशीज़ हो सकती हैं। कि जहाँ पर हम बैठे हुए हैं वहाँ पर हमारे रिकॉर्डेड 25 बर्ड्स की स्पीशीज़ है, जबकि हमारे पास यहाँ पर आसपास कोई भी वेटलैंड नहीं है। तो वो थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन कि कहाँ पर वो कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी पक्षी को और हम इंसानों के लिए भी एक अच्छा सा घर जहाँ पर हम सुरक्षित महसूस कर सकें, पानी और खाना, अगर ये चीज़ें हम उनको उपलब्ध करा सकते हैं तो हम कहीं भी वो कर सकते हैं। हाँ, गौरैया अभी भी मिलती है, पर गौरैया का क्या है कि हम लोग ने ज़्यादातर हैबिटेट बिगाड़ दिया। जितना अभी देखो, पहले गांव थे, गांव में घास के घर बनते थे तो उनमें होल बना के वो रहती थी। अब घर में मकान बनाते इतना टेक्निक का कि उसमें इतना भी होल रहेगा, अरे यार सांप आ जाएगा इसमें, यार इसको बंद कर दो, क्योंकि गौरैया उसमें घर बनाती है।
तो उसको बंद कर देते हैं। अब आजकल क्या कर रहे हैं कि डब्बे लगा दो, ये लगा दो, गौरैया बढ़ाओ, ये करो वो करो। उसका मेन देखो अभी ये पत्थर है, ये देखो दोनों साइड को पत्थर है। यहाँ पहले घास होती थी तो सीड गिरती थी ना, तो सीड को गौरैया सीड खाती है, गौरैया कीड़े मकोड़े वो नहीं खाती है, सीड को खाती है, जो सीड झड़ता है घास का। अब उस सीड नहीं मिलेगी तो क्या खाएगी, यहाँ से हैबिटेट बिगड़ गया उसका। तो ऐसे ज़्यादा पत्थर और मेंटेनेंस ज़्यादा करेंगे, नेचर को नेचर ही रहने दो। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि हमने पक्षियों की सुरक्षा और संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में ये पक्षी अभयारण्यों में ही देखने को मिलेंगे। आज गौरैया को बचाने के लिए जागरूकता की बहुत जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। राजस्थान की अगर बात करें तो प्रकृति संरक्षण की दिशा में यहाँ की सरकार लगातार प्रयास कर रही है और यही कारण है कि यहाँ का जो वानिकी तंत्र है वो फल फूल रहा है और जो इकोसिस्टम है वो भी मजबूत हो रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र और वानिकी तंत्र को लेकर भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक मानस सिंह से बातचीत की हमारी समाचार प्रमुख मंजू मीना ने। आइए देखते हैं इस विशेष बातचीत को। आज हम आपको लेकर आए हैं भरतपुर के केवलादेव घना नेशनल पार्क में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के निदेशक मानस सिंह जी। और आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो हमारा राजस्थान में फॉरेस्ट्री जो वानिकी है वो किस तरीके से फल फूल रही है, इसका बाकी जो हमारी जो इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उस पर किस तरीके का असर जो है वो देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के लिए बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपको कितना टाइम यहाँ पर हो गया है और यहाँ पे किस तरीके के काम जो हैं वो हो रहे हैं। धन्यवाद मैडम। मुझे यहाँ पर लगभग 2 वर्ष होने वाले हैं। जून में मुझे लगभग यहाँ पर 2 वर्ष हो जाएंगे इस DCF वाइल्ड लाइफ भरतपुर के पद पर। यहाँ पर जो हम काम करते हैं वो लार्जली हमारा रिलेटेड होता है कि जो बर्ड्स का हैबिटेट है, इकोलॉजी है, उसको सस्टेन करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए। इससे संबंधित हमारे पास इको टूरिज़्म के डेवलपमेंट के कार्य भी होते हैं। जैसे अब हम जैसे ग्रीष्म ऋतु की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये हमारे पास सबसे अच्छा समय होता है जब हम बर्ड्स के लिए नेस्टिंग, माउंट्स, ट्रीज़, इन सब का जो काम है उसको हम पूरा करते हैं। यहाँ की इकोलॉजी को उस हिसाब से तैयार करते हैं कि जब मानसून में यहाँ पर पानी आए और जो बर्ड्स नेस्टिंग के लिए यहाँ पर आएँ और यहाँ पर अपने आप को रहें यहाँ पर 3-4 महीनों के लिए, तो उनके हैबिटेट को हम किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सिर्फ वेटलैंड तक ही हमारा कार्य सीमित नहीं रहता है। जो हमारे ग्रासलैंड एरिया हैं और जो हमारा वुडलैंड एरिया है, जहाँ पर हमारे पास डिफरेंट मैमल की स्पीशीज़ हैं, जैसे हाइनाज हुए, जैकॉल्स हुए, स्पॉटेड डियर हुए, जिनकी संख्या यहाँ पे लगभग 1,500 से 2,000 है। तो उनके लिए भी जो हैबिटेट मैनेजमेंट के काम होते हैं, इन्वेजिव स्पीशीज़ को हटाना यहाँ से, उनको ग्रासलैंड को बेटर करना, उस वुडलैंड को और इनरिच करना यहाँ पर, उस इकोलॉजी को और सस्टेनेबल बनाना, इस तरह के कार्य हमारे यहाँ पे चलते रहते हैं। एक हमने बहुत ही इंटरेस्टिंगली सुबह एक चीज़ नोटिस की थी जब हम लोग यहाँ पर विज़िट कर रहे थे कि यहाँ पे जो बर्ड्स के जो आप लोगों ने लगा रखे हैं, बोर्ड लगा रखे हैं, साइन बोर्ड, वहाँ पे जिस तरीके से साइंटिफिकली तरीके से उनको लगाया गया है ताकि लोगों को बहुत आसानी से वहीं पर उस बर्ड को देखा जा सके, तो ये किस तरीके की प्रक्रिया आपने इसमें अपनाई थी? ये एक बेसिक ऑब्जर्वेशन जो हमारे स्टाफ और हमारे पूरे मैनेजमेंट की थी कि कहाँ पर किस वेटलैंड में किस तरीके की बर्ड्स आती हैं। क्योंकि जो भी हमारे पास बर्ड्स हैं, चाहे वो डाइविंग बर्ड्स हों, डिबलिंग बर्ड्स हों या नेस्टिंग बर्ड्स हों जो किसी ट्री पे रहती हैं, उनके हिसाब से ये वेटलैंड कभी कभी बहुत सालों से डेवलप किए जा रहे हैं और उसी तरीके से उनको मेंटेन किया जाता है। तो जहाँ पर डेप्थ ज़्यादा है वहाँ पर हमारे पास डाइविंग बर्ड्स आएंगी। तो हमारी कोशिश यही थी कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आएँ और वो ज़्यादा से ज़्यादा इन बर्ड्स के बारे में जान सकें और समझ सकें, तो हमने उस वेटलैंड के पास उन जो साइनेजेस हैं और जो हमारे यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, हमने उनको वहीं पर लगाया था। गर्मियों का सीज़न जो है वो शुरू होने वाला है, तो गर्मियों के मौसम में भी पक्षियों के लिए पानी बना रहे और उसके अलावा किस किस तरीके की तैयारियाँ आपकी तरफ से होती हैं? गर्मियों के मौसम में हम ये इंश्योर करते हैं जो हमारे पास यहाँ की लोकल बर्ड्स हैं, क्योंकि जैसी गर्मियाँ और मानसून शिफ्ट होता है, ये वो समय होता है जब वो अपनी यहाँ पे नेस्टिंग तैयार करती हैं। तो हमारे यहाँ पे पूरी कोशिश रहती है कि जो हमारे यहाँ पे बर्ड्स के अलावा भी जो स्पीशीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस 29 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हमारे पास 1,500 से 2,000 स्पॉटेड डियर्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है किसी भी स्पीशीज़ का। और उनके लिए यहाँ पर खाने की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था जंगल के नेचुरल स्वरूप में हमें करनी होती है।
तो खाने के लिए हमें ऐसा कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होती, हमें बस ये इंश्योर करना होता है कि जो हमारे ग्रासलैंड एरियाज़ हैं और जो हमारे वुडलैंड एरियाज़ हैं जहाँ पर ये हैं, वहाँ पे फायर प्रोननेस जो होती है, कहीं कोई फायर लगी हुई है तो क्या हम उसको डाउस टाइमली कर पा रहे हैं कि नहीं, हमारा रैपिड एक्शन टीम जो है वो पूरी तरीके से इक्विप्ड है कि नहीं है। उसके अतिरिक्त जो पानी की हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डेजिग्नेटेड वाटर होल्स हैं जो थोड़े थोड़े एरिया पे हमने यहाँ पर कर रखे हैं। एक जैसे कि विश्व गौरैया दिवस भी सभी लोग मना रहे हैं, तो उस टाइम पे जो एक होता है कि आपने और जगह पे भी कार्य किया है, तो कितना फ़र्क होता है एक जो बर्ड सेंचुरी है उसमें, उसका जो एनवायरनमेंट होता है, उसका जो इकोसिस्टम होता है उसको मेंटेन करने में, और जो बाकी जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं उनमें कितना फ़र्क होता है? हम जब वर्ल्ड स्पैरो डे की जब हम बात करते हैं तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो जिस स्पैरो की हम अक्सर बात करते हैं उसका कॉमन नेम ही हाउस स्पैरो है। तो आज से जब 15-20 साल पहले जब हम बात करते तो ये बहुत सी जो स्पैरोज़ होती थी हमारे घरों में ही अपने घोंसले बनाती थी, क्योंकि हमारा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इतना चेंज हो गया है कि हम ग्लास बिल्डिंग्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, स्ट्रेट बिल्डिंग्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जहाँ पर वो घोंसले बनाने की हमने स्पेस उनके लिए नहीं छोड़ी है, जिसकी वजह से ये हाउस स्पैरोज़ जो हैं वो इन जगहों से छोड़कर जाने लगे। डेफिनेटली हमने अर्बन जो फॉरेस्ट थे उनको भी ख़त्म किया है, कॉन्क्रीटाइजेशन की तरफ हम गए हैं, लेकिन आज भी यहाँ पर हमारे ऑफिस, हमारे घर के पास कम से कम 8 से 10 फैमिलीज़ हैं हाउस स्पैरोज़ की जो अभी भी घोंसला बनाती हैं। तो ये बहुत छोटी सी बातें होती हैं जो हमें अपने ध्यान में रखनी होती हैं। छोटा सा घर का डिज़ाइन हमारा कितना अच्छी तरीके से ये डिफ़ाइन कर सकता है कि वहाँ पे कितनी स्पीशीज़ हो सकती हैं कि नहीं। जहाँ पर हम बैठे हुए हैं वहाँ पर हमारे रिकॉर्डेड 25 बर्ड्स की स्पीशीज़ है, जबकि हमारे पास यहाँ पर आसपास कोई भी वेटलैंड नहीं है। तो वो थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन कि कहाँ पर वो कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी पक्षी को और हम इंसानों के लिए भी एक अच्छा सा घर जहाँ पर हम सुरक्षित महसूस कर सकें, पानी और खाना, अगर ये चीज़ें हम उनको उपलब्ध करा सकते हैं तो हम कहीं भी वो कर सकते हैं। जो आपने पूछा कि हम एक नेशनल पार्क जो डेडिकेटेड बर्ड्स के लिए है उसमें और बाकी नेशनल पार्क्स में क्या अंतर होता है, तो हमारा ये अंतर होता है कि हम ओवरऑल इकोसिस्टम तो वैसे ही मैनेज करते हैं, जो फॉरेस्ट हमारा इकोसिस्टम है, बट हाँ हमारा फोकस ज़रूर ये रहता है कि हम वो बर्ड्स से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं, जो उनका नेस्ट डेवलपमेंट है, उनके लिए चाहे हरे पेड़ हों या सूखे पेड़ हों, जैसे आउल्स हैं वो बहुत से ऐसे पेड़ों में नेस्टिंग अपनी करते हैं जहाँ पर उनके होल हों, उन सूखे पेड़ों तक को भी कंजर्व करने की हमारी कोशिश रहती है। तो इस तरीके का जो हमारा कंजर्वेशन है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर एनिमल किंगडम के एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ और एक पर्टिकुलर फैमिली पे फोकस रहता है। तो इसलिए, लेकिन हमारा ओवरऑल इनिशिएटिव यही रहता है कि हम उस पूरे जंगल को कंजर्व करें, और ये उसका एक तरीके से एक एडिशनल हमारे पास बेनिफिट हो कि हम उसको बर्ड्स के लिए कंजर्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स हमारे पास यहाँ रह सकें और सुरक्षित महसूस कर सकें। जी। और एक जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बोला कि जो हमारी गौरैया है, जिसको हम लोग हाउस बर्ड भी कहते हैं, लोगों में एक जो है वो इतनी सेंसिटिविटी नहीं है कि आखिर क्यों वो हमारे लिए इतनी ज़रूरी है। एक जो छोटी सी चिड़िया है, तो उस पर आप थोड़ा सा, जैसे हम लोग फूड चेन की बात करते हैं, हम लोग वेब चेन है जिसके बारे में बचपन में ज़रूर सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन बाद में उसके लिए लोग जो है वो थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो ये हम चाहेंगे कि आप थोड़ा विस्तार से बताएं कि क्यों एक जो छोटी सी चिड़िया है वो हमारे लिए इतनी ज़रूरी है। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स को इन जनरल जो इकोलॉजी की टर्म्स में कहा जाए तो एक तरीके से इंडिकेटर स्पीशीज़ भी होती हैं। किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी जंगल में, किसी भी शहर में अगर बर्ड्स का नंबर अच्छा है तो वो एक इंडिकेटर होता है कि वहाँ का वो इकोसिस्टम पॉल्यूशन फ्री है और एक हेल्दी इकोसिस्टम है। यही एम्फीबियंस के लिए भी कहा जाता है। तो अगर वहाँ पे किसी एक फूड चेन में बर्ड्स की संख्या अच्छी है, तो आप छोटी बर्ड्स की बात करें तो वो आपको हेल्प करती हैं पॉलिनेशन में। वही बर्ड्स जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने में हमारी मदद करती हैं। इसी तरीके से जब बर्ड्स वहाँ पर मौजूद रहती हैं तो वो एक पूरा एक साइकिल बना कर रखती हैं कि जब वो पेड़ों से फल को खाती हैं और उनके सीड्स को डिस्पर्सल करती हैं तो वो एक जंगल को बढ़ाने में भी हमारा काम करती हैं। तो कहने को एक छोटी सी चिड़िया होती है, लेकिन उसके इतने सारे काम इकोसिस्टम में होते हैं हमारे बेनिफिट के लिए कि अगर एक बार को हम उस इकोसिस्टम से हम बर्ड्स को हटा दें तो हमारे ट्रीज़ का प्रोपोगेशन ख़त्म हो जाएगा। ट्रीज़ नहीं होंगे तो हम धीरे धीरे जंगलों को ख़त्म करते चले जाएंगे। उसकी वजह से जो हमारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, जो
बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो क्रॉप्स को डैमेज कर सकते हैं, वो कंट्रोल नहीं रहेंगे। आज जो हम परेशानियों से जूझ रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण है कि हमने उसको समय रहते ध्यान नहीं दिया। तो ये भी एक एरिया है जहाँ पे हमें समय रहते ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर वो ऐसी सिचुएशन में पहुँच जाएगा कि जहाँ पर हमें कुछ गंभीर कदम जो है वो उठाने होंगे। और जैसा कि आपने कहा कि जो हमारे ये बर्ड्स हैं ये इंडिकेटर होते हैं अलग अलग तरह के, तो जिसमें आपने एक पोल्यूशन की बात भी कही कि प्रदूषण भी होता है, और एक प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिससे सभी लोग परेशान हैं, सभी शहरों में परेशान हैं, हर बड़े शहर की आजकल यही एक सबसे बड़ी समस्या हो रही है। तो ऐसे में, और जब हम लोग एक वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं मार्च में, तो उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो अभी हम भरतपुर में बैठे हुए हैं, घना में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जो एयर क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और शहरों में वो बहुत डाउन होती है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आप अभी शहर से, जैसे मैम यहाँ पे सिर्फ आप 2 किलोमीटर की दूरी पे भी नहीं हैं, और यहाँ पे लाइट पोल्यूशन इतना कम है कि आप रात को आज भी तारे देख सकते हैं, जो कि हम शायद बचपन में कभी देख पाते थे, और अब हम अपने मेट्रो सिटीज़ जो है वहाँ पर वो भी देखना भूल चुके हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा लाइट पोल्यूशन होता है कि हमें तारे भी नहीं दिखते। स्मॉग जैसी जो परेशानियाँ हमारे सामने आ रही हैं, जो पोल्यूशन की वजह से AQI ख़राब होता जाता है, उसके लेवल्स भी सिटी से जस्ट 2 किलोमीटर अंदर हमारे पास कम मिलते हैं। तीसरी बात, हम टेम्परेचर की अगर बात करें, जो अर्बन हीट आइलैंड्स हमारे पास बनते जा रहे हैं कॉन्क्रीटाइजेशन की वजह से और पॉल्यूशन की वजह से, जिसकी वजह से जो हमारे रेडिएशंस होते हैं जो एक्चुअली एटमॉस्फेयर में वापस जाने चाहिए लेकिन वो नहीं जा पाते और रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारी सिटीज़ में आते हैं, उसके टेम्परेचर को बढ़ाते रहते हैं। घना का टेम्परेचर सिटी से कम 3 से 4 डिग्री कम होता है। तो आप देख सकते हैं कि शहर के 1 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा सा जंगल जो 29 स्क्वायर किलोमीटर का है, वो कितने आपको बेनिफिट देता है। ऑक्सीजन लेवल का बेनिफिट देता है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, डस्ट पॉल्यूशन जो होता है वो इसमें कम होता है, लाइट पॉल्यूशन से जो हम चीज़ों को मिस करते हैं अपनी, जो हमारे लिए एक स्ट्रेस रिलीवर का काम करते हैं, उस चीज़ों में हमारी हेल्प करता है, टेम्परेचर मेंटेन करने में हमारी बहुत मदद करता है। और इवन जो हमारे जहाँ पे जंगल होते हैं जिनके ऑक्सीजन लेवल होता है, टेम्परेचर जो कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से बारिशों का भी जो हमारे जहाँ पर जंगल, जहाँ पर जिस एरिया में अच्छे हैं, वहाँ पे अमाउंट ऑफ रेगुलर मानसून हमारे पास वहाँ पर बेटर है। जहाँ पर हमने जंगलों को ख़त्म किया है वहाँ पे भले ही मानसून का हमारे पास रेनफॉल उतना हो रहा हो, लेकिन वो इराटिक हो रहा है। पहले हमारे पास 3 से 4 महीने में मानसून हुआ करता था, अब पता चलता है कि एक ही महीने में सारी बारिश हो गई और बाकी 3 महीने हमारे सूखे पड़े रह गए, जिसकी वजह से जो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था उसमें दिक्कतें आती हैं। जब हम वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे की बात करते हैं तो हमें सिर्फ फॉरेस्ट पे ही हम फोकस नहीं कर रहे हैं, हम उसकी वजह से जो कंजर्वेशन हमारा वाटर टेबल को हो रहा है, वाटर का हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल्स का हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस के कंट्रोल पर हो रहा है, पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल पे करने पे हो रहा है, टेम्परेचर कंट्रोल पे हो रहा है, इन सारे एस्पेक्ट्स को हमें देखना चाहिए कि अगर हम एक छोटे से जंगल को बचा रहे हैं तो हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है। अगर इसी तरीके के हर जगह पे जो हमारे जंगल बचे हुए हैं उनको अगर हम बचाएं तो हमारे पास कितना फ़ायदा होगा। एक जैसा कि प्रधानमंत्री जी का एक इनिशिएटिव था, एक पेड़ माँ के नाम, तो उसमें राजस्थान में भी वन विभाग ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और काफ़ी सारे पेड़ जो है वो बांटे थे। तो अब क्या लगता है आपको कि वो जो एक इनिशिएटिव है वो कितना एक बड़ा जो है माइलस्टोन साबित होगा हमारे यहाँ पर ग्रीनरी को बढ़ाने में, जो फॉरेस्ट एरिया है उसको बढ़ाने में? ये मैं प्रधानमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया, जो कि हमारे स्टेट में हमारे CM महोदय ने और हमारे वन मंत्री महोदय ने उसको यहाँ पे कायम रखा, उसको बरकरार रखा। हमारे वन मंत्री महोदय ने तो हर एक दिन एक पेड़ अपने हाथों से खुद लगाया। इसका इतना अच्छा इनिशिएटिव हुआ कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई उसमें जो फॉरेस्ट आउटसाइड, जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया, उसमें राजस्थान लगातार कई सालों से टॉप 5 स्टेट्स में आ रहा है। तो सिर्फ फॉरेस्ट ही नहीं, जो फॉरेस्ट के बाहर के भी हम ट्रीज़ की हम बात करते हैं उसमें भी राजस्थान बहुत आगे चल रहा है। और इसमें मैं अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों से जो जुड़ाव है, लोगों को जो हम एक तरीके से सेंसिटाइज कर पाते हैं, उसमें जब पॉलिटिकल लीडरशिप अपना भागीदारी देती है तो वो बहुत अच्छा होता है और उसके रिजल्ट्स अब हमको देखने को मिल रहे हैं। लोग बढ़ चढ़ कर, जो हमारी नर्सरीज़ हैं यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, लोग बढ़ चढ़ कर उनसे अपने पौधे लेते हैं और अपने एरियाज़ में लगाते हैं। राजस्थान ने ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया की स्कीम चला रखी है, जिसमें हम सिर्फ फॉरेस्ट एरियाज़ में तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लांटेशन कर ही रहा है, बल्कि उसके बाहर भी हम लोगों को जोड़कर स्कूल्स, कॉलेजेस, प्राइवेट लैंड्स, इवन खेतों तक हम अपने
पेड़ों को वहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम यहाँ पर उन पेड़ों का भी प्रोपोगेशन बढ़ाना चाहते हैं जो इस इकोलॉजी और इकोसिस्टम के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। छायादार पेड़ हुए, फलदार पेड़ हुए, क्योंकि अगर आप एक पेड़ लगाते हैं, फलदार पेड़ लगाते हैं, तो उस पर डिपेंडेंसी बर्ड्स की भी होगी, उसके आसपास के जानवरों की भी होगी, और वो आपको छांव भी देगा, आपके लिए सॉइल इरोजन को भी रोकेगा, वाटर इरोजन को भी रोकेगा। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दोनों ही केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में, और हमारी राज्य सरकार, हमारे सीएम महोदय और हमारे वन मंत्री महोदय के नेतृत्व में जो कार्य कर रही है एक पेड़ माँ के नाम के तहत, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है और इस राज्य को बहुत फ़ायदा हुआ है। और एक जैसा आपसे बात करके हमें लग रहा है कि राजस्थान के अंदर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वन विभाग, उसकी काफ़ी सारी इनिशिएटिव है जिसकी वजह से ग्रीनरी भी बढ़ रही है और हमारे यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं वो भी अच्छा काम कर रही है। और क्योंकि राजस्थान की जो एक इमेज है वो हमेशा एक रेगिस्तानी स्टेट की तरह रही है, जो बाकी जो राज्य के लोग हैं वो सोचते हैं कि यहाँ पे पानी होगा कि नहीं होगा। कुछ लोगों को इस तरह के भी सवाल होते हैं कि अरे हम लोग जयपुर आएंगे या राजस्थान में किसी जगह जाएंगे तो हमें नहाने को पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी समस्या तो नहीं होगी। तो ऐसे में जो टूरिस्ट हैं उनको जब हम ये बताना चाहें कि राजस्थान के पास में एक समृद्ध जो विरासत है हमारे पास में, जो हमारी कल्चर है, हमारे जो हेरिटेज है, उसके अलावा फॉरेस्ट वाले जो एरियाज हैं वो भी काफ़ी जो है अट्रैक्शन, टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में उभर रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो मैम आप ये डाउट कह रही थी, कभी एक समय में जब मैं छोटा था मुझे जानकारी नहीं थी तो मुझे भी ये लगता था कि शायद ऐसा होगा, और बहुत से लोगों में ये भ्रांति है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि वाटर कंजर्वेशन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन और खासकर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में राजस्थान बहुत अग्रणी प्रदेश रहा है हमारे देश में। अगर आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करें तो हमारे पास जो रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, और भी जो हमारे पास टाइगर रिजर्व धौलपुर, करौली टाइगर रिजर्व जो अब बन रहे हैं, उसमें हम टाइगर पॉपुलेशन को पिछले जो 3 टाइगर सेंसस में 12 साल में, उसमें हमने पॉपुलेशन, सरिस्का का पॉपुलेशन 0 हो चुका था एक समय पर। आज वहाँ पर टाइगर्स की संख्या 40 से ऊपर पहुँच चुकी है। वो एक अपने आप में एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। इसी तरीके से रणथंबोर टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व आज के समय में इंडिया में ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी वहाँ पे, लगभग 10 टाइगर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर पे। इसी तरीके से हम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको रामसर साइट का भी टैग मिला हुआ है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी टैग मिला हुआ है, और इसके साथ साथ वहाँ पे आप 350 से ज़्यादा स्पीशीज़ भी बर्ड्स की एक साथ देख सकते हैं। इसके सिर्फ यहीं तक हम सीमित नहीं हैं। हमारे जो जंगल हैं, आप उदयपुर संभाग में अगर जाएँ तो वहाँ के जंगल, वहाँ के जो एरियाज़ हैं, वहाँ के जो मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको देखने मिलते हैं, वो अपने आप में एक बहुत सुंदर विरासत है। और जंगल का जो हम कंसेप्ट लेते हैं वो हम आज के समय में उसको अगर हम एक्सपैंड करें तो जो हमारे ग्रासलैंड्स हैं और जो हमारे वेस्टर्न राजस्थान का जो हमारा फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज़ है, उसमें भी अगर आप जाएँ तो उसमें भी हमने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया। जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है आज के समय में, उसकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन राजस्थान में आज की डेट में, और उसकी कंजर्वेशन में हम इतने सक्सेसफुल रहे हैं कि उसका जो हमने सेंटर वहाँ पे बनाया वो एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल एग्जांपल है। प्रोजेक्ट टाइगर एक सक्सेसफुल एग्जांपल है राजस्थान में। बर्ड्स के कंजर्वेशन में हम बहुत आगे हैं। तो राजस्थान सिर्फ एक कंजर्वेशन नहीं, और इन चीज़ों को लोगों से जोड़ने के लिए जो हम इको टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं एक सस्टेनेबल वे में, उसमें भी राजस्थान बहुत आगे। तो मेरा आग्रह यही रहेगा सबसे कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ की जो कल्चरल हेरिटेज है उसके साथ साथ अगर आप नेचुरल हेरिटेज को देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये अभी से नहीं, कितने वर्षों से हम इसको संरक्षित करते हुए आ रहे हैं। और अगर इससे हम लोगों का जुड़ाव स्थापित कर पाते हैं, क्योंकि अगर हम 100 लोगों में से अगर 10 पर्यटकों का भी जुड़ाव इस नेशनल पार्क से और अपनी नेचुरल हेरिटेज साइट से उनसे जोड़ पाते हैं तो हम समझेंगे कि हम इसमें सफल हैं। जी, उम्मीद करते हैं कि आपके संदेश से काफ़ी सारे जो टूरिस्ट हैं वो आना चाहेंगे, और ख़ास तौर से जो दिल्ली एनसीआर वाला एरिया है, हमारे उन लोगों को बहुत होता है कि हाँ कहाँ जाए, तो उसमें वो घना ज़रूर आ सकते हैं। तो ऐसे में क्योंकि आप यहाँ के निदेशक भी हैं, तो किस तरह के कार्य जो हैं वो पिछले 2 सालों में आपने यहाँ पे रहते हुए किए हैं, और क्या आपकी आगे की प्लानिंग है जिससे और ज़्यादा जो इस एरिया का घना का डेवलपमेंट हो सकेगा? सबसे पहले हमारा प्रयास ये था कि जो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है कंजर्वेशन की, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन की, तो पिछले 2 सालों में हमने ये कोशिश की है कि जो यहाँ के इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं उनको हम रिमूव कर सकें, ग्रासलैंड डेवलप कर सकें, और
उसमें हमें बहुत अच्छी सफलता मिली है। इसके बाद हमने यहाँ पर जो कुछ ऐसी स्पीशीज़ थी जो यहाँ से चली गई थी, जैसे ब्लैक बग्स थे, उनका रीइंट्रोडक्शन किया और उनकी यहाँ पर बर्थ हुई 2 दशक बाद भरतपुर की भूमि पे। वो एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। इसके बाद जो पानी की यहाँ पे जो समस्या थी, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सपोर्ट की वजह से हमें यहाँ पर इस बार पाँचना बांध से पानी मिल सका, जिसकी वजह से कम यहाँ पे ऐसी 12 से 14 स्पीशीज़ थी पौधों की जिनका यहाँ पे जर्मिनेशन पिछले 10 साल से नहीं हो रहा था, वो हम दोबारा देख पाए यहाँ पर। इसके बाद जो वो पानी था जो हमारे पास आया, जिसकी वजह से यहाँ के जो हमारी फ्लोरल स्पीशीज़ थी उनका रेस्टोरेशन हम बहुत अच्छी तरीके से कर पाए, उनको हम लाइफ दे पाए, कि एक्सटेंड कर पाए। सिर्फ इकोलॉजिकल पार्ट तक ही नहीं, हमने इको टूरिज़्म से संबंधित भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर कार्य की, जैसे कि आप रोड रेस्टोरेशन का काम देख रहे हैं। बहुत वर्षों बाद ये हम पूरी रोड को, टूरिस्ट ट्रैक्स को हम ये सही कर पाए और पूरी तरीके से उनको फ्रेंडली बना पाए। पिछले 2 वर्ष में ही हमने यहाँ पर मैनुअल रिक्शा से ई रिक्शा पर स्विच किया, जिससे टूरिस्ट कम समय में अच्छी राइड ले सकें और दूर तक देख सकें इस नेशनल पार्क को और एंजॉय कर सकें। इसके अतिरिक्त भी हमने यहाँ पर बहुत से ऐसे कार्य किए, जैसे हमारा स्टाफ यहाँ पर 24 घंटे रहता है, उनके लिए हमने जो सोलर लाइट्स और सोलर पानी की व्यवस्था करी, क्योंकि हम इस सुरक्षा की तब तक कोई बात नहीं कर सकते जब तक हम अपने जो फील्ड स्टाफ है, हमारा फ्रंटलाइन स्टाफ है, उसके लिए हम सुविधाएं ना कर सकें। तो राज्य सरकार ने उनके लिए भी ये सोलर व्यवस्था, उनके लिए पानी की व्यवस्था की यहाँ पर, जिसकी वजह से वो लोग भी यहाँ पर एक कंफर्टेबल अपनी ड्यूटी कर पाते हैं और यहाँ पर अपना पूरा समय 24 घंटे इस नेशनल पार्क को दे पाते हैं। बहुत सी ऑनलाइन व्यवस्था हमने टूरिस्ट के लिए शुरू की, जो उनको पहले लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, वो ऑनलाइन अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं, ई रिक्शा से जा सकते हैं और आराम से घूम कर आ सकते हैं। हमारी फ्यूचर प्लानिंग ये है कि हम इसको कंजर्वेशन को और आगे ले जा सकें, हम अपने ग्रासलैंड्स को और बेहतर कर सकें। जो हमारे वेटलैंड एरियाज़ हैं वहाँ पर हम जो मॉनिटरिंग अभी करते हैं उसको हम थोड़ा डिजिटल और कर सकें, कि मैनुअली धीरे धीरे हम उन चीज़ों को, जो रिडंडेंट वर्क है हमारे, जैसे पानी का गेज लेवल नापना है, तो हमारे पास ऑटोमेटिक सेंसर्स हों जो ऑटोमेटिकली हमें सेंट्रल पोर्टल पे वो दे सकें, उसी हिसाब से हम अपने स्ल्यूज़ गेट्स ओपन और बंद कर सकें पानी के लिए। इंटरप्रिटेशन सेंटर जो कोविड के बाद से हमारा बंद था, हम उस पर अपना काम शुरू कर रहे हैं और संभवतः हम अगले टूरिस्ट सीज़न जो हमारा विंटर्स होगा उससे पहले हम उसको चालू कर पाएंगे। उसमें भी हम बहुत नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ उसको रीओपन करना चाहते हैं, जिससे बच्चे, बड़े, बूढ़े जो भी यहाँ पर आएँ उनके लिए कुछ ना कुछ वहाँ पर हो और वो कुछ सीख सकें उससे। क्योंकि इस समय जैसे अब गर्मियों में आए तो वो उसका एक अलग चार्म होता है गिरिराज नेशनल पार्क का, मानसून में अलग होता है, विंटर्स में अलग होता है, स्प्रिंग में अलग होता है। तो हम वो सारी रिप्रेजेंटेशन अपने इंटरप्रिटेशन सेंटर में देना चाहते हैं और एक रियलिस्टिक, सिर्फ मॉडल्स के थ्रू नहीं, रियलिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू एक इमर्सिव एक्सपीरियंस दे सकें कि जो टूरिस्ट अंदर चीज़ों को समझ रहे हैं वो वहाँ पर उनको डिटेल में जान सकें और एक फ़न लर्निंग के वे में उसको समझ सकें। तो हमारी कोशिश यही है कि इस आने वाले वर्ष में हम उसको और बेहतर कर सकें, उसको दोबारा से एक इमर्सिव एक्सपीरियंस के रूप में हम स्टार्ट कर सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से हमें सारी जानकारी दी और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हैं कि जिस तरीके से कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, तो आने वाले समय में ये उम्मीद करेंगे कि घना जो है वो न सिर्फ राजस्थान का बल्कि पूरे देश का जो है एक आकर्षक टूरिस्ट स्पॉट की तरह उभरेगा और यहाँ पर आने वाले पर्यटक जो हैं वो न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का और जो यहाँ पे बर्ड्स हैं उनकी चहचहाट का मज़ा लेंगे, बल्कि बच्चे, बूढ़े और जो जवान जितने भी हमारे युवा साथी हैं वो सभी कुछ न कुछ सीख के जाएंगे। प्रकृति के साथ में अपना जो एक अटूट संबंध है उसको और ज़्यादा जो है वो मजबूत करके जाएंगे। तो एक बार फिर से दूरदर्शन के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, प्रकृति संरक्षण की दिशा में आप अपनी भूमिका अवश्य निभाएं, जिससे आप अपने घर के आंगन में प्रकृति की खुशबू को, उसकी चहचहाट को फिर से महसूस कर सको, फिर से सुन सको। किसी और विषय पर इस विशेष चर्चा में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।